हाँ जी, तो एपीएसएसबी का आपका सीएसएल का एग्जाम आ रहा है, तो जो भी एग्जाम आए आपका सीएसएल हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, वॉट एवर एग्जाम जो भी आता है, तो जब लास्ट का टाइम पीरियड होता है तो उसमें कोशिश करिए कि जो लास्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो आपके मेक श्योर हो कि वो आपसे बने ही बने, वो तो करके ही जाने, क्योंकि कई बार आपके जो क्वेश्चंस है वो रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर से। प्लस ये जो टाइम पीरियड होता है ये आइडेंटिफाई करने का होता है कि किस डायरेक्शन में किस लेवल तक का कितना पढ़े। अभी तक आपने इधर उधर जो भी एक्स्ट्रा पढ़ा हो पढ़ लिया, अब यहाँ पर क्या है सर, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, ये पीवाईक्यू आपको हेल्प करते हैं आपको आइडिया लगाने में कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो आपकी जो करंट की जो प्रिपरेशन है उसको भी जज करने में ये आपका हेल्प करते हैं। और पीवाईक्यू लगाने का सर एक रीजन और भी है, जैसे एस्पिरेंट्स को लेके एक बड़ा डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन में पता नहीं क्या ही पूछ लेगा, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपसे इजीली बन सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें सर। हाँ, अगर आप लोगों की रजामंदी हो तो स्टार्ट करें, तो एक बार मुझे को थम्स अप दे दीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर आपका क्लास। ठीक है, तो इसमें सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देख लो सर कितना आसान सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत आसान सवाल है, क्या होगा सर इसका करेक्ट आंसर? हाँ जी, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जल्दी से जवाब दीजिए। अभी मेरे को आंसर नहीं मिला है सर, देर नहीं करनी है। बिल्कुल, एस एस कहाँ से आया? ओके, चलिए, तो करेक्ट आंसर, कुछ लोग सी राजा गोपालाचारी को भी बोल रहे हैं, लेकिन सी राजा गोपालाचारी नहीं है, वो फर्स्ट इंडियन आप कह सकते हैं उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बट अगर होम मिनिस्टर की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 1947 से लेकर 1950 तक उनका टेन्योर रहा था। उसके बाद एक उनके बारे में पॉइंट याद रखेंगे सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा और क्या क्या था सर, ऑप्शन में देख लेते हैं। के एम मुंशी, सी राजा गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद। देखिए सी राजा गोपालचारी कुछ लोगों ने टिक किया है, मैं फिर से इसलिए बता दूं, सी राजा गोपालचारी जो थे वो हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम एक पोजीशन बनाई गई थी गवर्नर जनरल की, तो गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, फिर उसके बाद सी राजा गोपालचारी बने थे, फिर जब संविधान बन गया तो गवर्नर जनरल की पोजीशन खत्म कर दी गई। ठीक है, देन वी विल गॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया इज। ठीक है, ये टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ, जिस भी टॉपिक का ये सवाल है, ये क्वेश्चन जरूर मेंशन करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि सर ये आपका प्रीवियस ईयर में आया है। तो देख लो सर, 2020 जो यूडीसी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। पहले सर सीजीएल सीएचएसएल नहीं होते थे, पहले यूडीसी के नाम से पेपर हुआ करते थे, यूडीसी एलडीसी करके। इसमें सर एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने 2020 से स्टार्ट किए, तो 2020, 21, 22, तो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं सब डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? हाँ जी, तो बिल्कुल सही बात है सर, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है सर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेना सर, प्रेसिडेंट तो हमने पढ़ लिया, ये लिखा किसमें है? आर्टिकल 53। अगर इसमें एक स्टेप आगे आप और जाएं तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 52 एक इंपॉर्टेंट है सर। आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? पहला आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आर्टिकल 53 अभी हमने कह दिया, जो क्या कहता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया इज प्रेसिडेंट।
फिर प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आर्टिकल 76 पे पूछ सकता है, पावर टू ग्रांट पार्डन होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। आर्टिकल 76 के तहत पावर टू ग्रांट पार्डन होती है। एक सर आर्टिकल 123 भी है, इसके तहत प्रेसिडेंट क्या इशू कर सकता है, ऑर्डिनेंस। ये भी सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके निकल जाएं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैं कुछ इंपॉर्टेंट उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स भी आपके रिवाइज कराता चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका एक रिवीजन भी पैरेलल चलता रहे। तो प्रेसिडेंट के जो रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स आपका इंपॉर्टेंट है। प्लस एक आर्टिकल और है जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, आपको मिल जाएगा आगे क्वेश्चंस में, आर्टिकल 71, ठीक है। तो आर्टिकल 71 ये आपके लिए होमवर्क है, इसको पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो मैं आगे डिस्कस कराऊंगा ही इसको, इसीलिए मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा हूं, ताकि आप भी थोड़ा सा होमवर्क करें, है ना। उसके अलावा ये जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग मेक श्योर करिएगा ये आपको याद रहे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक चीजें क्लियर हैं, गिव मी ए थम्स अप। फिर हम लोग सर मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश? विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश? ये क्वेश्चन भी सर आपका यूडीसी 2020 में पूछ चुका है। 2020 का सवाल जो था वो पॉलिटी वालों के लिए सबसे बेहतरीन वो साल था, 2020 का साल। भर भर के पॉलिटी से क्वेश्चन इसमें है, यूडीसी 2020 में भर भर के क्वेश्चन है। अभी देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं सर। हाँ, तो ये भी सर आसान सवाल है, विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश? इट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। विच हाई कोर्ट हैज? गुवाहाटी हाई कोर्ट। अच्छा, इसी बात पे जब हाई कोर्ट्स की बात हो रही है तो हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। जैसे अगर एक तो ध्यान रखिएगा, इंडिया में ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? इंडिया में जो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है दैट इज कैलकाटा हाई कोर्ट। इंडिया में ओल्डेस्ट हाई कोर्ट क्या है? कैलकाटा हाई कोर्ट। कमेंट सेक्शन में बताइए कैलकाटा हाई कोर्ट कब बना था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक सर हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल कौन सा है सर? 226। आर्टिकल 226 बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग हाई कोर्ट। वो क्या बोलता है सर कि एज पर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट कैन इशू 5 रिट्स। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 आता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू करने की पावर रखता है। इन द सेम मैनर जो हाई कोर्ट है वो एज पर आर्टिकल 226 आपका जो रिट्स है उसे इशू करने की पावर रखता है। अब देखिए दोनों में पावर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सुप्रीम कोर्ट है वो तभी आपका रिट इशू कर पाएगा जब आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, राइट। इन द सेम मैनर हाई कोर्ट आपके क्या कहते हैं 5 रिट्स कब इशू कर पाएगा? जब या तो सर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो या और भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा हो, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट के लिए भी काम करेगा या फिर और भी कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हो रहा है तब भी हाई कोर्ट रिट इशू करने की पावर रखता है। तो ये एक डिफरेंस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट इशूइंग पावर में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा है सर? सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट इशू करेगा अंडर आर्टिकल 226, ठीक है सर। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल 1862। तो कैलकाटा हाई कोर्ट कब बना सर? सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, इट वाज फॉर्म्ड इन 1862, ठीक है। फिर उसी के अगला कोर्ट आपका बनता है ये बॉम्बे और मद्रास, उसके जस्ट बाद ही बने, बट इनमें भी सबसे पहले कौन बना है? कैलकाटा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। तो अगर हाई कोर्ट की बात छिड़ी है तो हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ बिल्कुल की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ बताए। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। फिर हम लोग सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार ये जो 5 रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सोरारी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, ये 5 रिट्स को भी
रिवाइज कर लेना आप, इससे भी सवाल पूछ सकता है। इससे या तो रिट्स पूछ लेगा इनमें से कौन सी रिट है, या डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि कितनी रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, ये दो तरह के सवाल और यहां से आपका बन सकते हैं। चलिए सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट मेंशन द फॉलोइंग कंट्री। देखिए ये वैसे तो करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। अब इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाए चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का आप मान सकते हैं, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था सर 2019 में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आपका ये 2020 में उन्होंने सवाल पूछा है। तो जो हाँ जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है सर 2019 में, उसमें ये बोला गया था सर 3 कंट्रीज का नाम था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज के सिटीजन्स कौन कौन से रिलीजन वाले, ठीक है, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, ठीक है, क्रिश्चियन, जैन और आपका पारसी। ये 6 रिलीजन के लोग, ये 6 रिलीजन के लोग जो इस कंट्रीज में रहते हैं, इन कंट्रीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अगर ये लोग ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन इंडिया आते हैं, और इसकी कट ऑफ डेट थी 31 दिसंबर 2014, तो बिफोर 31 दिसंबर 2014 जो भी लोग ड्यू टू जो भी लोग बिलोंगिंग टू दीज रिलीजन्स फ्रॉम दीज कंट्रीज, अगर वो रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से भारत आते हैं, तो उनको क्या मिलेगा सर, भारत सिटीजनशिप दे देगा। ठीक है, तो ये किस में लिखा है सर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो कौन सा कंट्री इसमें नहीं है, भूटान नहीं है। ठीक है सर, करेक्ट आंसर विल बी भूटान। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब ये पूछे जाने के चांसेस थोड़ा सा कम है, बट फिर भी ये बहुत ही मुद्दे में रहा, न्यूज में रहा है, सिटीजनशिप से रिलेटेड इशू, तो हो सकता है इससे ये नहीं डायरेक्ट इससे रिलेटेड कुछ पूछ ले। तो ये जो अमेंडमेंट का बेसिक फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर क्वेश्चन नंबर 5, द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम इन द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो राज्यसभा सर किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये मैं चीख चीख के बताता हूं सर, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं चीख चीख के क्लास में बताता हूँ कि सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना, राज्यसभा की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वहां पर मैं ये बताता हूँ डिस्कस करके। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो राज्यसभा प्राइमरीली फंक्शंस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम इन द इंडियन पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर आपका स्टेट्स ऑफ इंडिया। बताइए सर। हाँ जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एज पर क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर इज स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखिए, तो राज्यसभा बेसिकली क्या है, इट इज द वॉइस ऑफ द स्टेट्स। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो कहां से आते हैं, जो आपका उनका स्टेट है, स्टेट के एमएलए इलेक्ट करके राज्यसभा में मेंबर्स भेजते हैं। ठीक है, अच्छा राज्यसभा में कई सारे फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं राज्यसभा के बारे में अगर मैं बताऊं, एक तो ये है कि सर राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, राज्यसभा का मेंबर का टेन्योर। ठीक है, राज्यसभा खुद अपने आप में एक परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर होता है 1952। राज्यसभा बनी कब है सर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड, सॉरी राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर 6 ईयर होता है, और राज्यसभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952। ठीक है, राज्यसभा कब बनी आपका 1952। हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स आपका रिटायर हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी स्पेशल पावर भी हैं
जो राज्यसभा के पास हैं कंपेयर टू लोकसभा। जैसे हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि लोकसभा के पास कम पावर्स ज्यादा हैं राज्यसभा के कंपैरिजन में। कहां कहां पर? फॉर एग्जांपल जो मनी बिल है, मनी बिल के केस में, ठीक है। इन द सेम मैनर राज्यसभा के पास भी कुछ एक्सक्लूसिव पावर है, तो ये दोनों मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे एक तो है आर्टिकल 249, ठीक है। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा क्या कर सकता है? जैसे आपको पता है शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। इस पे लास्ट ईयर सीजीएल में क्वेश्चन भी बना है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में लॉ यूनियन बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों मिलके बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी बना सकता है। तो स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने की पावर स्टेट असेंबली के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। बट एज पर आर्टिकल 249 राज्यसभा लोकसभा को ऑथोराइज कर सकता है या पार्लियामेंट को ऑथोराइज कर सकता है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 249 ये स्पेशल पावर देता है राज्यसभा को। दूसरा, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज भी बना सकता है। अभी करेंटली इंडिया में कौन कौन सी सर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो सर एक आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक है सर आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और एक है सर आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन नहीं बोला मैंने, फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज और नॉर्मल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि सर इनका जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी यूपीएससी करती है, बट इनका जो वर्किंग होता है वो स्टेट में होता है। प्लस ये काम स्टेट में करेंगे, सैलरी इनको स्टेट से मिलेगी, बट स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम इनको सस्पेंड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। इनको अगर सर्विस से टर्मिनेट करना होगा तो वो पावर किसकी है? यूनियन की। तो यूनियन में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है वो इनका रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। यूपीएससी का एक लिस्ट बना के दे देती है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो यूनियन में है, यूनियन मिनिस्ट्री में आता है, वो इसका रिक्रूटमेंट करता है, और रिक्रूटमेंट करने के बाद ये काम कहाँ करते हैं? स्टेट में। तो यूनियन और स्टेट की ये कंबाइंड एक इंटीग्रेटेड सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज। और किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है? 312। अभी तो फिलहाल 3 है, इसके अलावा भी अगर क्रिएट करनी हो, जैसे हेल्थ सेक्टर में बड़ी डिमांड रहती है कि एक इंडियन हेल्थ सर्विसेज भी होना चाहिए, तो अगर कल कोई चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज बनेगी, दैट विल बी अंडर आर्टिकल 312। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है सर, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। और वीडियो को सर शेयर कर दीजिए ताकि आपके और भी जो कलीग्स हैं वो भी इसको देख पाएं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि किसी को ज्यादा फायदा हो जाएगा, हम क्यों भेजें, ठीक है। देखिए, जितना हम दूसरों के बारे में सोचेंगे नियति हमारे बारे में सोचेगी, हमेशा ऐसा लेके चलिए, है ना। आप किसी का भला कराएंगे, इनडायरेक्टली आपका भी भला होगा ही होगा, ठीक है। तो अपने कलीग्स के साथ भी इसको शेयर करते रहें। चलिए सर, तो ये सर देख रहे हैं नई राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, द कोर्ट वर्डिक्ट डिक्लेयरिंग दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम which he or she was tried for by the court is called। अब देखो ये जो क्वेश्चन है सर ये किसका है? सीजीएल का है। ये मतलब वही यूटीसी सीजीएल 2020 वाला मैंने आपको करा दिया। अब ये जो क्वेश्चन है सर किसके हैं? 2021 वाला जो सीजीएल हुआ था उसके क्वेश्चन है, ठीक है। उस टाइम इसको यूटीसी बोलते थे। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन वो गिल्टी नहीं है, उसको कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है, तो उसके लिए टर्म क्या यूज होता है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, रिट, एक्यूटल, अपील। देखिए हेबियस कॉर्पस क्या है? ये तो रिट है सर। ये कब यूज होता है? जब पुलिस किसी को इलीगल डिटेन करती है, तो पुलिस को ऑर्डर देती है कोर्ट कि उसको विद इन 24 आवर्स या इतने टाइम में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। तो ये तब यूज होता है जब इलीगली डिटेन किया जाए। और रिट क्या है? रिट तो आप जानते हैं सर आर्टिकल 32 में लिखी गई है, और हेबियस कॉर्पस भी क्या है? एक रिट है। अपील क्या है? अपील होता है, मान लीजिए आप लोअर कोर्ट में केस हार गए, फिर उसके ऊपर की कोर्ट में आप दोबारा से अप्लाई करते हैं कि भाई हमारे केस की फरियाद सुन लो, तो उसको कहते हैं अपील, ठीक है।
तो यहां पर जो वर्ड यूज होगा दैट विल बी एक्यूटल, ठीक है। अगर कोई पर्सन गिल्टी नहीं है तो उसके लिए क्या वर्ड, उसको क्या कहेंगे, एक्यूटल हो गया। और अगर गिल्टी है, अगर कोई पर्सन गिल्टी है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, कन्विक्शन। मान लीजिए कोर्ट में किसी भी व्यक्ति का केस चल रहा है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, सारे उस पे एविडेंसेस मतलब कोर्ट अप्रूव कर देता है, बोल देगा कि हाँ इसने क्राइम किया है, तो उसको कहेंगे कन्विक्शन। और अगर कोर्ट बोल दे नहीं क्राइम नहीं किया है, उसको हम छोड़ रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका एक्यूटल, ठीक है। तो दैट इज योर एक्यूटल। अच्छा, एक्यूटल भी आपका ना दो तरह के होते हैं। एक तो सर एक्यूटल ऐसा हुआ कोर्ट ने सारे एविडेंसेस देके एविडेंसेस क्लियर बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति इनोसेंट है, ठीक है। तो एक तो वो वाला एक्यूटल होता है जिसको कहते हैं ऑनरेबल एक्यूटल। और जैसे उर्दू में एक वर्ड यूज होता है बाइज्जत बरी करना, ठीक है, वो कहलाता है ऑनरेबल एक्यूटल, जहां कोर्ट को क्लियर एविडेंस के साथ पता चल रहा है कि इस व्यक्ति ने कोई भी क्राइम नहीं किया। दूसरा एक होता है सर आपका एक्यूटल ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट। इसका मतलब क्या है, देखिए हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, कोई भी व्यक्ति जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट माना जाएगा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो यहां पर उसको गिल्टी प्रूव करने का जो पूरा बर्डन है पुलिस के पास होगा, उसको साबित करना पड़ेगा इसने क्राइम किया है। अगर पुलिस साबित नहीं कर पाएगी तब तक वो क्या है, इनोसेंट है। तो कई बार क्या होता है, इनसफिशिएंट एविडेंसेस की वजह से भी कोर्ट एक्यूटल दे देता है। अगर किसी के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंसेस पुलिस कलेक्ट नहीं कर पा रही है जो प्रूव कर पाए कि इसने क्राइम किया है, तो ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट कि भाई कुछ श्योर नहीं है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो क्लियरली हम कह नहीं सकते, तो उसको भी एक्यूटल दे दिया जाता है। तो दैट इज एक्यूटल ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सर, यहां तक बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability। यानी राइट टू हैव ए लॉयर। जैसे अगर हम कोर्ट में कोई भी केस लड़ने जाएंगे तो इट इज नेसेसरी टू हैव ए लॉयर, दोनों साइड को लॉयर मिलेगा। वैसे तो आप अपना फी देके अपना लॉयर हायर कर सकते हैं, बट मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो ये कोर्ट उसको लॉयर प्रोवाइड करेगा। सरकार ने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको लॉयर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए सर एक फंडामेंट, एक डीपीएसपी बनाया गया था, दैट इज आर्टिकल 39A। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 39A। इसको कहते हैं सर, आर्टिकल 39 को ए क्यों कहते हैं, राइट टू फ्री लीगल एड, ठीक है। आर्टिकल 39A को अगर हम शॉर्ट में बात करें तो क्या कहेंगे, राइट टू फ्री लीगल एड। ये देखिए, ये आपका सब इंस्पेक्टर का एक बार जो एग्जाम हुआ था कुछ साल पहले, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 39A पे। तो 39A एपीपीएससी भी अपने एग्जाम में पूछ चुका है, एपीएसएसबी भी आप देख रहे हो 2021 में पूछ चुका है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल किस में आता है सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है, और ये किस में है आपका पार्ट 4 में। ये शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। कौन सी अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट 1976 से। तो आर्टिकल 39A की बात हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम देख रहे हैं, कौन सी अमेंडमेंट से सर ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट 1976। दूसरा सर इसमें ध्यान रखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक कानून पास किया गया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, ये स्टेट के लिए बोल देती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने आने वाली सरकारों को बोल रखा है कि आप ये काम करें, मैंडेटरी नहीं है बट उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करती हैं ये, कि वॉलंटरी है कि ये काम आप कर सकते हैं। तो फ्री लीगल एड पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, तो आने वाली सरकारों ने इसको पूरा किया। कैसे किया, उसके लिए कानून पास किया गया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, ठीक है सर। कौन सा कानून पास किया गया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। उसके तहत कौन कौन सी बॉडी बनी, एक तो नालसा बना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बना,
दूसरा SLS है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये दो बॉडीज किस कानून के तहत बनी? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। ये कानून सर लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, पूछ सकता है। जैसे आजकल APSSB में ट्रेंड बना हुआ है, क्या ट्रेंड बना है सर? वो क्या कर रहा है, आपका इंपॉर्टेंट लॉज पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हो सकता है आपसे इस पे भी पूछ ले कि भाई नालसा जो बना है किस कानून के तहत बना है, तो दैट इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। तो बात चूंकि आर्टिकल 39A की हो रही थी, तो उससे रिलेटेड सर जितने भी पॉइंट से वी हैव कवर्ड हियर, ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया सर आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्लियर है सर? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। इसका जो रिकॉर्डिंग है वो आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए, हो सकता है आप किसी ग्रुप में ऐड हो जिसमें लिंक ना शेयर हो पाए, इसीलिए मेक श्योर करिए आप नॉर्थ ईस्ट PSC के टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा सर, वहां पर जो भी जैसे अभी इसका वीडियो बनेगा उसका रिकॉर्डिंग हम उस पर डाल देंगे, ये सारे क्वेश्चंस का जो PDF है वो उस पर डाल देंगे। उससे क्या होगा, जैसे कई मल्टीपल ग्रुप्स हैं, कई बार होता क्या है कि किसी ग्रुप पे मान लीजिए लिंक शेयर करना रह गया है ना, ह्यूमन एरर्स भी हो जाते हैं। तो टेलीग्राम सर एक ऐसा चैनल है जिसपे हम इजीली कलेक्ट करके जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको एक साथ लिंक भेज सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट PSC का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, है ना। तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ऐसा करूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, है ना, लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका। तो उससे क्या होगा, आप वहां से भी लिंक से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमिश्नर जब मैं पढ़ाता हूं तो ये क्वेश्चन का जरूर जिक्र करता हूं कि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है ना। तो देखो सर, CGL 2021 में आ चुका है। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन, OP रावत, KVK सुंदरम, या नन ऑफ द अबव? बताइए सर, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है। पूर्णा जी, हम दोनों ही चीजें लेके चल रहे हैं, जहां ऑप्शंस पॉसिबल हो रहा है उसको भी करा रहे हैं ना। आर्टिकल्स वगैरह मैं आगे और भी बता दूंगा इंपॉर्टेंट होंगे तो। बाकी देखो, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सुकुमार सेन, ये मैंने कई बार बता रखा है। तो करेक्ट आंसर इज सुकुमार सेन। तो अब यहाँ पर सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या क्या सवाल पूछ सकता है? जो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है वो ये है कि ये बताइए जरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो आर्टिकल है वो है 324 से 329, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में लिखा है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल कौन सा? 324 से 329, और पार्ट कौन सा है? पार्ट 15। ये दो पॉइंट्स याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड। एक चीज और ध्यान रख लीजिए सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 25 जनवरी 1950, ठीक है। तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को था, उससे जस्ट एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। इसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस रीजन है। रीजन ये है कि सर देखो, 26 जनवरी को संविधान बन रहा है जो एक ऐसे देश का है जो डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो अगर ऐसी कंट्री के पास कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो फ्री इलेक्शन करा पाए, तो इस संविधान का क्या मतलब है? इसीलिए पहले इलेक्शन कमीशन को रेडी कर दिया, ताकि हम कह सके कि हाँ, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, क्योंकि हमारे पास एक बॉडी है जो फ्री इलेक्शन कराएगा, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की ताकत रखता है। तो दैट इज योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। इस दिन को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, इस दिन को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर है सर बात? हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। किमची कुमार जी, सभी टैलेंटेड होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि दिमाग कम है, सब टैलेंटेड है। लेकिन होता क्या है ना, दो चीजें हैं सर, जब एग्जाम में पहुंचते हैं तो उसका प्रेशर हैंडल करना भी बड़ी चीज होती है। कई ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं बढ़िया से पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर में आके चीजें बिगाड़ देते हैं। तो मेक श्योर करिए कि वो प्रेशर आपको इफेक्ट ना करे। ठीक है, चलिए सर, तो ये बात हो गई सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो स्टेटमेंट दिए गए सर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट द फ्लैग ऑफ द इंडिया। एक is that the national flag shall be rectangular in shape, the ratio of the length of the height of the flag shall be 3:1। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि सर नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर। हाँ सर बिल्कुल, ये तो हम जानते हैं हमारा नेशनल फ्लैग कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो उसका रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 3:1। ये गलत है सर, रेशियो क्या होना चाहिए, 3:2। देखो कितने सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एपीपीएससी भी एक एग्जाम में पूछ चुका है कि उसने एस्पेक्ट रेशियो पूछा था हमारे नेशनल फ्लैग का, वो क्या है सर, 3:2। तो मेक श्योर करिए कि आप अगर एपीपीएससी एईजे टीजीटी पीजीटी भी दे रहे हैं तो भी पीवाईक्यू इनके लगा के जाइए, है ना, क्वेश्चंस रिलेटेड फंसते हैं एक दूसरे के। अभी जैसे आपका ये एपीएसएसबी की पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं, एपीपीएससी में भी सर चलाएंगे। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर आपके अरुणाचल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके ही क्वेश्चंस आपके इतने प्रैक्टिस हो जाएं कि आपको बाकी क्वेश्चंस की उतनी नीड भी ना पड़े। ठीक है, चलिए सर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली द स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। चलिए, तो ऑप्शन ए ठीक है। अब देखिए 3 कानून है, ठीक है, हमारा नेशनल फ्लैग को गवर्न करने से रिलेटेड 3 कानून है। 3 कानून क्या कह लो, 2 कानून है, एक पार्ट 4 है। तो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड बातें कहां कहां लिखी हैं, उसके लिए एक कानून है 1950 का, द एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, जो बेसिकली बताता है कि नेशनल फ्लैग कहां कहां यूज नहीं हो सकता, इम्प्रॉपर यूज नहीं करना है ना। दूसरा है सर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971। ये कानून क्या है सर, अगर कोई हमारे नेशनल फ्लैग को डिसऑनर करता है, डिसरेस्पेक्ट करता है तो उसकी सजा वगैरह की ये बात करता है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट 4A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी नेशनल फ्लैग के बारे में लिखा है कि जो पहली ड्यूटी है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। तो ये सारे नेशनल फ्लैग से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन में है और इससे रिलेटेड 2 कानून भी बन चुके हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। दूसरा रेक्टेंगुलर होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, 3:2। 3:2 इसका एस्पेक्ट रेशियो है। 3 स्ट्रिप्स है सर, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफ्रॉन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है सर, जल्दी से बताइए, ये सैफ्रॉन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैफ्रॉन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, जल्दी से बताइए। तो सैफ्रॉन कलर अगर हम बात करें सर, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैक्रिफाइस। ठीक है, सैफ्रॉन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इट इज रिप्रेजेंटिंग सैक्रिफाइस, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के लिए दिया। ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे देश की ग्रीनरी। ठीक है, व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे देश में पीस, वी आर अ पीस लिविंग कंट्री, है ना। और यही आपका अशोक चक्र भी रिप्रेजेंट करता है। तो 3 तो ये कलर हो गए, एक अशोक चक्र है जो नेवी ब्लू कलर का होता है। इसमें कितने स्पोक्स हैं सर, 24 स्पोक्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग नेशनल फ्लैग। अब इसमें मेरे को एक बात बताइए सर, नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया है, नेशनल फ्लैग की अगर हम बात करें सर, ये डिजाइन किसने किया है, जल्दी से बताइए। नेशनल फ्लैग इज डिजाइन्ड बाय,
हाँ जी, नेशनल फ्लैग इज डिजाइन बाय, तो नाम ध्यान रखेंगे सर पिंगाली वेंकैया, ठीक है। नेशनल फ्लैग इज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया। तो यहां से देखो सर, कोशिश सिर्फ इतना नहीं है कि आपको जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा के निकाल दो, है ना। हमारा कोशिश ये है कि सर क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो रिवीजन है वो भी पैरेलल होता रहे। तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए, अभी कितने 9 ही क्वेश्चंस हुए हैं, बट आप मान के चलिए हमने करीब करीब कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक इनडायरेक्टली, क्योंकि एक एक टॉपिक में आप देख रहे हो मैं एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 फैक्ट आपको बताते चल रहा हूं जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब इससे रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है उसको भी मैं डिस्कस करते चल रहा हूं, ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे प्रिपरेशन हो। ठीक है सर, देखिए कलर तो 4 हैं बट फिर भी ट्राई कलर उसको कहते हैं, ठीक है, जनरली ट्राई कलर ही कहते हैं ना, बट ओवरऑल अगर कलर्स पूछे तो 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो ये सर अभी देखो हम लोग 2021 में जो सीजीएल के बाद सीएचएसएल है उसके क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, है ना। तो सिटीजनशिप जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको एक बात क्लियर बोल के चलता हूं सर, कि देखो सिटीजनशिप हमारे देश में सिर्फ कैसी पॉसिबल है, सिंगल सिटीजनशिप पॉसिबल है, ठीक है सर। कैसी सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। ये दो तरीके से आप कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वर्टिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर सर आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मतलब क्या है सर इनका, कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते, एक मतलब तो ये है इसका। दूसरा मतलब क्या है सर, दूसरा मतलब है कि अगर इंडिया में आप हैं तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, वो स्टेट आपका डोमिसाइल हो सकता है बट सिटीजन आप इंडिया के ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है हर एक स्टेट की अपनी अलग सिटीजनशिप हो। हमारे यहाँ पूरे देश में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आपकी सिटीजनशिप क्या है, आइडेंटिटी क्या है, इंडियन। तो वी आर फर्स्ट इंडियंस, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप का ये दूसरा कंसेप्ट है। एक्चुअली रविन्द्रनाथ ठाकुर ही नाम था। कोई नहीं सर, देखो गलतियां जितनी करनी यही कर लो, ठीक है, जितनी गलती करनी है। हाँ, तो सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, सिटीजनशिप के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा गया है, देखो सिटीजनशिप पार्ट 2 में लिखा गया है आर्टिकल 5 से 11। लेकिन ये जो आर्टिकल 5 से 11 है ये परमानेंट सिटीजनशिप की बात नहीं करते हैं। जब संविधान बना था उस टाइम जो लोग थे, पार्टीशन भी हुआ था, तो उस टाइम लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए ये आर्टिकल 5 से 11 काम आते हैं। फिर उसके बाद संविधान ने बोला, आर्टिकल 11 में बोला कि आगे सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। जिसके तहत पार्लियामेंट ने कानून बनाया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे देश में अगर किसी को सिटीजनशिप एक्वायर करनी हो या टर्मिनेट करनी हो तो उसके लिए कानून है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2000, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये इंपॉर्टेंट कानून है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा सिटीजनशिप रूल्स भी हैं, सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2009। तो ये गाइड करते हैं कि किस तरह से हमारे देश में सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है या टर्मिनेट की जा सकती है। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने यूके से बोरो किया था। बिल्कुल किमचिम जी, दैट्स लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन, है ना। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है सर। गलती कौन नहीं करता, इंसान ही गलती करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, गलतियों से सीखना होता है कि आज अगर आपने गलत करा है तो नेक्स्ट जब भी ये सवाल आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ हमारे 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो हमारे देश में सर जो कैग होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कैग को कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नन ऑफ द अबव। तो वो इसका आंसर सर सीधा है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कैग को कौन अपॉइंट करता है सर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। कैग का काम क्या रहता है सर,
देखो कैग का बेसिक काम है जो सरकार फंड्स खर्चा करती है ना उसको ऑडिट करना कि जिस पर्पस के लिए सरकार ने पैसा लिया है उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो दोनों का ऑडिट करता है कैग। ठीक है, तो कैग का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा। और कैग का जो टर्म क्या होता है 6 ईयर होता है और अंटिल द एज ऑफ 65, दोनों में से जो पहले अचीव हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 इयर्स का टेन्योर हो सकता है और अप टू द एज ऑफ 65। मान लो 65 एज हो गई बट टेन्योर अभी 2 साल का और बचा है तो वो व्यक्ति रिटायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कैग के जो आर्टिकल है तो आर्टिकल 148 में लिखा है देयर शैल बी अ कैग। तो कैग के लिए अगर आप जाएंगे तो पार्ट 5 जो यूनियन का पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कैग के बारे में कौन कौन से आर्टिकल हैं 148 से लेकर 151। ठीक है, तो कैग के लिए सर आर्टिकल कहां से कहां तक है 148 से लेकर 151 तक। उसके अलावा ध्यान रखिएगा ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके अलावा कैग का एक कानून भी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 1971। तो कैग के रिलेटेड आसपास की जो ऐसी जानकारी स्पेशली कोशिश मेरी ये थी ऐसे पॉइंट्स जो जनरली आपको नहीं मिलते हैं उनको मैं यहाँ पे डाल दूं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है मामला, है ना। क्योंकि ये सारी ऐसी बॉडीज है इनके बारे में जनरली हम बेसिक तो सारा पढ़ते ही पढ़ते हैं बट एक दो पॉइंट में इसीलिए जहां मुझे अच्छे पॉइंट्स लगते हैं तो वो अच्छे पॉइंट्स भी एक दो एक्स्ट्रा डाल देता हूं। जैसे कैग से रिलेटेड जो कानून है वो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं बट फिर भी मैंने यहाँ पर आपसे मेंशन कर दिया। ठीक है, ताकि कुछ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा चलते रहें, क्या दिक्कत है ना सर। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ जी सर, यहाँ तक अगर अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है लग रहा है सर क्लास करने का कुछ फायदा हो रहा है गिव मी थम्स अप, थम्स अप दीजिए और अपने कलीग्स के साथ इसको सर शेयर कर दीजिए। ठीक है सर, हाँ जी सर जल्दी बताइए फिर हम बढ़ रहे हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है कि जीएसटी काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में आई है कौन से एक्ट से आई है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी। तो जीएसटी सर आई है ये वाले कानून से 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। ठीक है, कौन से कानून से आई है कौन से अमेंडमेंट से आई है? 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए जनरली अगर आप बात करेंगे तो इससे सवाल अमेंडमेंट से कम ही आते हैं ना, ये आपको एक दिख गया बट अमेंडमेंट के सवाल कम देखने को मिलते हैं आपके, है ना। तो जीएसटी सर कौन से अमेंडमेंट से आया? 101st अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 से आया। इससे बेसिकली बनाया क्या गया था? एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई। अच्छा, जीएसटी इंप्लीमेंट कब से हो रहा है? जुलाई 1 2017। जीएसटी अभी फिर से थोड़ा सा न्यूज में आ गया इसलिए भी क्वेश्चन थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है। अभी रिसेंट में जीएसटी में टैक्सेशन में काफी कटौती की गई है तो ये जीएसटी फिर से न्यूज में, तो स्टैटिक पोर्शन आपका जीएसटी का वो पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे जीएसटी काउंसिल एक बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? यही डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगाना है। ठीक है, तो ये आपका कौन से अमेंडमेंट से आई? 101st अमेंडमेंट 2016। इसके लिए एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 279A। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सर एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 279A फॉर जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल में कौन होता है सर? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। उसके अलावा सारे स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, और जीएसटी इंप्लीमेंट होना कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 में अमेंडमेंट पास हो गया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखेंगे सर रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है सर रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 13 पे। अकॉर्डिंग विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। ठीक है, ये सर्वियर 2021 का क्वेश्चन है। किस आर्टिकल के तहत भारत के हर एक नागरिक को, एवरी पर्सन हैज ए
फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, ठीक है। नॉट सिटीजन एवरी फंडामेंट एवरी पर्सन डिजर्व्स अ राइट टू लॉयर अंडर विच आर्टिकल, बताइए सर। तो ये फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स में सर ये राइट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 25, ये भी वैसे इसका करेक्ट आंसर पहले बता देता हूं। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 22 हमें किसी तरह की आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन से बचाता है, तो इसी में सर ये सारी चीजें लिखी गई हैं। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। एक आर्टिकल है सर 25। आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है सर? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन देता है, ठीक है। आर्टिकल 46 आपका किस में आ जाता है? दैट इज फॉर डीपीएसपी, जो पार्ट 4 है डीपीएसपी का पार्ट है आर्टिकल 46। आर्टिकल 24 क्या है सर? ये भी फंडामेंटल राइट है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। तो 14 से लेकर 32 फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्ट 3 12 से लेकर 35 है, ठीक है। तो ये चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करने की बात करता है आर्टिकल 25। अब इसमें सर जो आर्टिकल 22 है उसमें दो आपका और भी आपका क्या कहते हैं पार्ट्स हैं, इसके और भी क्लॉजेज हैं, बस हम इन दो की बात कर रहे हैं। जैसे आर्टिकल 22 का जो सब क्लॉज 1 है वो कहता है नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट प्रोवाइडिंग द रीजन फॉर द सेम। द पर्सन इज आल्सो एंटाइटल्ड टू कंसल्ट और टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, ठीक है। तो यानी एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो जो राइट टू हैव ए लॉयर, ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1। फिर सब क्लॉज 2 में ही ये बात लिखी गई है दैट द पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट और डिटेंशन, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी जब आपका ये आर्टिकल पढ़ाता हूं तो ये सारी बातें बता के चलता हूं कि ये सारी चीजें किस में लिखी हैं? आर्टिकल 22 में लिखी हैं, ठीक है सर। ध्यान रहेगा ये सारे आर्टिकल। हाँ जी, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ये सारे आर्टिकल ध्यान रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट? देखो सर कितना आसान सवाल पूछा है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। मैं क्वेश्चंस कराने का पर्पस यही है कि ताकि एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी हो कि बहुत ज्यादा हवाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो सबके लिए हैं सर, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। तो पार्ट 3 में सर कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35। देखिए एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में नहीं पूछा गया है बट पूछ सकता है कि इनको क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। मैग्ना कार्टा क्या थे? ये कुछ राइट्स थे जो इंग्लैंड के राजा ने अपने नोबल्स को दिए थे 2015 में। फिर वहां से ही ये राइट्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इसीलिए भारत का जो मैग्ना कार्टा है इनको कहा जाता है। अब इसमें सर ब्रॉडली देखें तो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं। 12 से लेकर 35 तक आपका पार्ट 3 है। आर्टिकल 12 इसमें स्टेट को डिफाइन करता है, क्योंकि बार बार ये वर्ड आया ना, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो आर्टिकल 12 बेसिकली स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 बोलता है कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा शैल बी नल एंड वॉइड। उसके बाद जो 14 से 18 है सर, ये किसकी बात करते हैं? राइट टू इक्वालिटी की। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम की। 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं। 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे राइट्स ऑलरेडी हम सब क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मैं हमेशा से बोलता हूँ सर, फंडामेंटल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका जितना भी सर एग्जाम है उसमें फंडामेंटल राइट्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। बात समझ में आ रही है सर कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 15। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर
इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली है? जर्मनी से नहीं लिए। जर्मनी से हमने क्या लिया है? इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन किया जाता है, ये पार्ट हमने कहां से लिया? मेनली जर्मनी से लिया, ठीक है। चाइना से नहीं लिया, यूएसएसआर से लिया। करेक्ट आंसर इज यूएसएसआर, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से बोरो की? यूएसएसआर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का सर कौन सा पार्ट है? ध्यान रखिएगा, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे आया? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया, ठीक है। और इसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया है, दैट इज आर्टिकल 51A। देखो ये मत सोच के चलना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं, बस एक रिवीजन के लिए यहाँ पर आपको नीड है, तो वो मैं आपका करवा रहा हूँ, है ना। कोई ये कहे तो बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो सर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पीवाईक्यू डिस्कस करा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, ध्यान रखिएगा। तो अभी आज हम लोगों ने सर 15 क्वेश्चंस कर लिए, तो आप ऐसा मत मानिए कि सिर्फ 15 क्वेश्चंस है। इससे आपका क्या है, अदर जितने भी क्वेश्चंस कनेक्ट होते हैं, जो फैक्ट्स कनेक्ट होते हैं, वो भी अपन साथ में साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। तो ये क्लास अब सर आपका CSL तक लगातार कंटिन्यूअस रहेगी, ठीक है। आपका अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हम कंटिन्यूअस पैरेलली चला रहे हैं, ताकि जितने भी अपने सब्जेक्ट्स हैं APSSB में, सबके PYQ डिस्कशंस स्मूथली आपके हो जाए, ठीक है। तो अगर ये आपके कुछ फायदे में आ रहा है, आपको लग रहा है इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो वीडियो को सर लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। बाकी इसका जो आपका रिकॉर्डेड है वो हमारा यूट्यूब चैनल है APSSB एंड APSC एग्जाम, उस पर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसको रिकॉर्ड करके जो लिंक है आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी भेज दिया जाएगा, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट PSC का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी भेज दिया जाएगा। आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाके नॉर्थ ईस्ट PSC सर्च भी कर सकते हैं, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। इसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप उसको अगर इन केस कुछ दोबारा रिपीट करना है तो देख सकते हैं, ठीक है सर। चलिए फिर, तो टाइमिंग से लगभग यही रहेगा, अभी शाम में 7 PM पे जो भी अपडेट होगा हम आपका फेसबुक पेज पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम में भी डाल देंगे, आपको ग्रुप में भी अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वीक में, जो आपका प्रीवियस डिस्कशन का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। चलिए सर, मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। शेड्यूल अलग है, पार्ट्स अलग है, ठीक है। शेड्यूल अलग है, पार्ट्स अलग है, ठीक है जी। चलिए फिर, तो मेक श्योर करिए एग्जाम बेहतरीन तरीके से जाए। नॉर्थ ईस्ट PSC इज विद यू। नॉर्थ ईस्ट PSC हर बार इस तरह की रिवीजन क्लासेस है ना, प्रैक्टिस क्लासेस कराता है आपके एग्जाम से पहले, सो वी हैव टू मेक श्योर आपका एग्जाम में जो फाइनल टचअप है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है सर। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।